नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन अनलॉक से पहले ही प्रदेश में लापरवाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लोग फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं। आप खुद कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए और ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि किस स्तर की लापरवाही हो रही है। पहली तस्वीर मंडला की है, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दूसरी तस्वीर देखिए जबलपुर की। भीड़ की ये तस्वीरें देखकर डर लगता है, अगर इनमें से कोई संक्रमित हुआ तो कितनों को संक्रमित कर चुका होगा। ये लोगों को समझना होगा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। ऐसे में अभी भी सावधान रहना होगा। साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे लोगों की भीड़ जमा न हो। तो 2 तस्वीरें अनलॉक से पहले लापरवाही किस स्तर पर बढ़ती जा रही है। मंडला जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा रही है कि आखिर लोग अब भी कोरोना की भयावहता को समझ नहीं रहे हैं। कितने लोगों ने अपनों को खोया है और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें देखकर, वो चीज़ें भुगत कर लोगों को डर नहीं महसूस हो रहा है। और यही एक चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। तो कोरोना महामारी के बीच इंदौर में राजनीति भी लेकिन इस बीच चरम पर है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन देने के लिए डीआईजी ऑफिस पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौके पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, महामारी में जहां लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, उस दौर में ये कांग्रेसी नेता नियमों को ताक पर रखकर डीआईजी ऑफिस के बाहर विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दिए, जिसमें काफी भीड़ दिखाई दे रही है। इसके बाद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी यहाँ पे किया गया। विधायक संजय शुक्ला सहित कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है। मेरे ख्याल से एफआईआर तो हुई होगी 188 की, उसमें चेक करूंगा, अगर नहीं हुई होगी तो होना चाहिए उसमें। नहीं, एफआईआर तो होनी चाहिए, 188 की बिल्कुल होनी चाहिए। वायलेशन अगर सख्ती आम जनता पे हो रही है तो सभी पे सख्ती है, सभी पे निर्देश पालन है। जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान रखना होगा। जो आपने मुद्दा खड़ा है, ये जो डीआईजी साहब का ऑफिस सामने अगर नहीं हुई होगी तो फिर बोलेंगे, कराएंगे इसको। 188 की एफआईआर होनी चाहिए इसमें। चलिए, अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी दीप्ति चौरसिया इस खबर पे बन चुकी हैं। दीप्ति, अब चुनौती तो यही थी सरकार के पास कि अब मामलों में नियंत्रण तो आप लेकर आ गए, लेकिन चुनौती ये है कि जब आप अनलॉक करेंगे तो किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। और उसकी बानगी हमने देखी तस्वीरों में, ये तस्वीरें काफ़ी डरा रही हैं। जबलपुर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, लोग किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासतौर से सब्जी मंडी एक वो इलाका, एक बड़ा हॉटस्पॉट जहां पर कई लोग इकट्ठा होते हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही हैं कि अनलॉक करना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन सकती है। दीप्ति, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। जी करिश्मा, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अनलॉक करना निश्चित ही एक जी बिल्कुल अनलॉक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। चुनौती इसलिए होगा क्योंकि इतनी लंबे समय में जो परेशानियां लोगों ने देखी हैं, जिस तरह की तकलीफ़ें देखी हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जानने वालों में किसी न किसी को उन्होंने खोया है, किसी ने अपने नज़दीकी रिश्तेदार को खोया है, किसी ने परिवार के व्यक्ति को खोया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ जहाँ से भी तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ अनलॉक करने की प्रोसेस शुरू हो रही है, वो तस्वीरें सच में डरावनी हैं और वो हमको लगातार चुनौती दे रही हैं इस बात की कि जब चीज़ें एक एक करके अनलॉक की जाएंगी तब किस तरह से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, आपको मास्क भी लगाना है और बिना किसी वजह के घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसमें भी लोग बिना वजह घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको जबकि मास्क को लेकर कितने सारे लाखों के जो है जुर्माने लगे हैं। कुछ लोगों को जो है बिना कारण निकलने पर अस्थायी जेल में भी डाला जा रहा है, कुछ घंटे उनको अस्थायी जेल में रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन जब अनलॉक किया जाएगा तो हम कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे और कैसे इस बात को निश्चित करेंगे या इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। क्योंकि हकीकत यह है कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम हुई है और वो भी 1 महीने के लॉकडाउन के बाद कम हुई है। और अगर ऐसे में अनलॉक होने के बाद लोगों ने फिर से निकलना शुरू करा, फिर से भीड़ बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर भी जल्दी आ सकती है या कोरोना का कहर वापस से शुरू हो सकता है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रशासन के अलावा किस तरह से सोसाइटी से या सोशल लोगों से इसकी मदद ली जाएगी, किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अनलॉक आपकी सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन इससे ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है, बहुत लोगों को लॉकडाउन के चलते परेशानी हो रही है। तो वो इंश्योर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसके लिए क्या तैयारी की जाएगी। प्रशासन अपनी जगह है, मंत्रियों की कमेटी अपनी जगह है, लेकिन वो जो नए नियम बनाएंगे या ये माना जाए कि सोसाइटी के एक ग्रुप से या फिर कुछ यंगस्टर्स के ग्रुप से इस पे मदद लेगी सरकार या किस तरह से करेगी, वो करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बात तो लॉकडाउन सिर्फ एक ऑप्शनल तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन अनलॉक एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ स्टेट पर। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे थे और अभी आपने ग्राउंड रिपोर्ट सुना, दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका ये कहना कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी अगर अनलॉक करने की सिचुएशन में हम आ गए हैं, उससे पहले ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, तो अब क्या चुनौती होगी, आप क्या हर्डल आगे देख रहे हैं? जी करिश्मा जी, जैसा कि एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि ये अपरिहार्य है कि तीसरी वेव भारत में कोविड की आई, लेकिन अगर हम जैसा माहौल कोविड की गाइडलाइंस का उड़ाएंगे, जहां जरा सी भी छूट दी गई, तो आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी वो वेव इस प्रदेश में होगी। क्योंकि हम केवल और केवल आज जो पॉजिटिविटी को इतना डिप कर पाए, उसके पीछे एक लंबा कोविड कर्फ्यू एक बड़ा कारण है, कोरोना कर्फ्यू एक बड़ा कारण है। लेकिन लोगों की रोजी रोटी है, लोग ऐसे ही घरों में कब तक बने रहेंगे, कैसे उनकी जीवन यापन होगा, इसलिए अनलॉक करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन सरकारें जब तक इसके प्रति स्ट्रिक्ट होकर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कराएंगी, तब तक शायद हम इस भयावह से बच नहीं सकते। आपको ये पता होगा करिश्मा जी कि अभी केवल 2 साधन ही ऐसे हैं जिनके द्वारा हम इस चीज से बच सकते हैं। लोगों के दिमाग में शायद ये घुस गया है कि शायद कोविड चला गया या वायरस चला गया, इसलिए हमारे जो केसेस हैं स्टेट में गिर रहे हैं। उसके पीछे ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो सावधानी रही, जिसके कारण हम घरों से बाहर नहीं निकले, वही एक बड़ा मेजर फैक्टर था। अब रही सही बात, दूसरा जो बचने का साधन है वो वैक्सीन है। वैक्सीन अभी तक स्टेट में आपको पता है कितने लोगों को लग पाया है जी। और वैक्सीनेशन की समस्या पूरे देश में फैली हुई है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, सब लोगों को नहीं लग जाता, क्योंकि कई देशों में, जहां अमेरिका में फाइजर की जो वैक्सीन लगी है, वहां पर 0.001% केस ट्रेस हुए जो दोबारा वैक्सीन लगने के बाद भी एक्टिव हुए हैं। अतः कहने का मेरा तात्पर्य है, पॉजिटिव हुए हैं, कहने का तात्पर्य है कि अगर लोगों ने ऐसे ही माहौल उड़ाया तो हम शायद वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम दोबारा एक डेवास्टेटिंग वेव से फिर भिड़ जाएंगे कोविड से। जी करिश्मा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वैक्सीनेशन एकमात्र अभी इस समय ऐसा ऑप्शन है कि जिसपे कोरोना पर हम ब्रेक लगा पाएँ, लेकिन अभी तक जो मामलों में कमी आई उसकी वजह ये भी रही कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। एक डर था, एक खौफ था, लेकिन जैसे ही मामलों में कमी आती है, लोग ये देखते हैं, सुनते हैं कि मामले अब तो घट गए हैं, यानी कि अब कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से हमें अपने घरों में रहना पड़ जाए। दीप्ति, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सवाल उठाया। वैक्सीनेशन को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है मध्य प्रदेश में? लेकिन अगर हम अलग अलग राज्यों की भी बात करें तो आज जैसे जिस तरीके से हमने खबर सामने आया कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर संकट है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में ग्लोबल टेंडरिंग की बात हो रही थी कि इसके बाद वैक्सीन की परेशानी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश वो अकेला राज्य है करिश्मा जिसमें सबसे पहले 45 लाख डोज ऑर्डर किए गए थे कोवैक्सीन के, लेकिन उसके बाद वो डोज उस समय तक उस तरह से नहीं आ पाए। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, हफ्ते के 4 दिन वैक्सीनेशन चल रहा है। अब जो 18+ के लोग हैं उनको ऑन स्पॉट जाके ही अपना नाम लिखा के वैक्सीन लगवाना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैक्सीन की उतनी जितनी डिमांड है अभी उस हिसाब से सप्लाई अभी भी नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं पहले जो टेक्निकल दिक्कतें थी उसको तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर आ रही हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही। पहले ये था कि 19 तारीख से 7 दिन तक पूरा वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर ये हुआ कि जो 18+ को जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो वहीं पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के ऑन स्पॉट अपना करवा लें। तो उसके बाद जो लोग पहुँच रहे हैं तो उस दिन वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, कहीं पर वैक्सीन खत्म हो गई। तो वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग जरूर की जा रही है कि किस तरह से वैक्सीन का जो आपूर्ति है या कहें कि जो इतनी डिमांड है उसकी सप्लाई उसको किस तरह से बढ़ाई जाए। इस पे काम लगातार हो रहा है, सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है। लेकिन तब भी जिस हिसाब से वैक्सीनेशन को इस वक्त सरकार को ध्यान दे के कराना चाहिए, शायद उस तेजी से वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी अभी भी बनी हुई है। और जब वैक्सीनेशन बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है और जब ऐसे में अनलॉक किया जाएगा तो अनलॉक होने के बाद वापस से कोविड केसेस बढ़ने की आशंका हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पे अब सरकार का पूरा फोकस जाके अटक गया। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार तैयारियां हैं कि कैसे किया जाएगा, प्लानिंग करी जा रही है। पहले ये कुछ ही अस्पतालों में लग रहे थे, फिर इसके बाद अलग अलग जगह इसके कैंप लगाए गए। तो प्लानिंग सारी है, पर वैक्सीन की कमी थोड़ी बहुत अभी भी है, उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनलॉक जब तक होगा, चूँकि 1 जून से अनलॉक करने की प्रोसेस को बताया गया है, तो उस प्रोसेस के पहले कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पहला डोज हो चुका है लेकिन दूसरे डोज का गैप अब बढ़ा दिया गया है, तो वो लोग सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं। जो 60+ के हैं वो तो काफ़ी हद तक मैक्सिमम वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। 18 में जो टारगेट सरकार ने रखा था वो धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है कि 15 मई तक कितना वैक्सीनेशन होगा या उससे पहले बाद में कितना होगा, तो वो धीरे धीरे कोशिश करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर हम ये कहें कि बहुत तेज़ी से चल रहा है या ये कहें कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है, वैसी स्थितियाँ अभी नहीं हैं, क्योंकि छोटी जगहों में अभी भी वैक्सीन की कमी है। और अगर ये इतने युद्ध स्तर पर शुरू हो गया तो अनलॉक होने तक जितनी तेजी से अनलॉक होगा उतनी तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं चेन जरूर ब्रेक होगी। चलिए, अब ये देखना होगा कि सरकार की क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। अब बात देखिए छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर सियासत जारी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन बर्बाद हुई है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों को गलत करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम वैक्सीन बर्बाद हुई है। लेकिन इन सबके बीच देखिए सवाल यह है कि आखिर किसके दावों में सच्चाई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन कारगर हथियार है। वैक्सीन को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने पर ध्यान देना चाहिए। तो लोगों की भीड़ से संक्रमण फैल सकता है, अनलॉक से पहले एक चुनौती। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर सियासत बरकरार है। ये फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें वहां की बताई जा रही हैं। हालांकि पहले ही वैक्सीन उन्होंने पहला डोज लगवाया, अब ये दूसरा डोज लगवाने के लिए वो पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन को लेकर भारी संकट इस वक्त बना हुआ है। तो देखिए, वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट भी किया गया, जिससे राज्य सरकार के आंकड़े पेश किए गए। अब ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट में देखिए लिखा है कि आंकड़े गलत हैं। इसके बारे में हम पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को लिख चुके हैं चिट्ठी। गलत आंकड़ों को सही करने के लिए हमारी टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। टीके की बर्बादी का वास्तविक प्रतिशत को लेकर हमने पत्र भी लिखा है। तो राज्य सरकार कह रही है कि वैक्सीन की बर्बादी नहीं हुई। केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसमें ये कि राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीन की बर्बादी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर दावों में कितनी सच्चाई है और इन दावों के बीच पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर जो संकट गहराया है, आदित्य क्या ताज़ा जानकारी? कुछ देर पहले हमने तस्वीर देखी जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए पहुंचे थे, और वैक्सीन संकट को लेकर क्या जानकारी है?
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की 21 तारीख को, जिस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी जानी थी, उसी के जस्ट बाद 1 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। जिस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया था कि छत्तीसगढ़ में 50% डोज जो है वो वैक्सीन जो है वो खराब हो रही है, जिसको लेकर उसी समय स्वास्थ्य मंत्री ने ये डेटा बता दिया था कि 21 तारीख को 0.81% केवल वैक्सीन जो है वो खराब हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मैनिपुलेशन में गलती आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, हम उसको ठीक करा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी था कि इसको आप मीडिया में जारी ना करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो डेटा है, हमने जो भेजा और आप जो डेटा दिखा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय मान भी गए थे कि इस डेटा को वो जारी नहीं करेंगे जब तक दोनों जगह से एक्चुअल जो डेटा आया है उसको वेरीफाई ना कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये डेटा जारी कर दिया गया। ये स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति सही नहीं है। जब वैक्सीन आप कितनी आई है, कितने लोग को लगा, तो उसमें वेस्टेज बताने में कोई तकलीफ ही नहीं है। 10 वैक्सीन अगर आ रही है और 9 लोग को लग रही है, 1 वैक्सीन वेस्ट हो रही, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है डेटा। ना राज्य सरकार झूठ बोल सकती, ना केंद्र सरकार झूठ बोल सकती। तो अगर डेटा वेरीफाई नहीं किया गया है तो इतनी हड़बड़ी में ये पीआईबी के द्वारा इतनी हड़बड़ी में ये प्रेस रिलीज जारी करवाने का क्या मतलब होता था कि 30% वैक्सीन जो है वो छत्तीसगढ़ में खराब हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार एक वैक्सीन का हिसाब देने के लिए तैयार है और साफ तौर पर अब जो डेटा हमारे पास आया है वो तकरीबन 0.96% के आसपास, जो आज के हिसाब से, अगर आज हम 28 तारीख पर हैं तो 27 कल शाम तक का जो फिगर है उस हिसाब से वैक्सीन जो बर्बाद हुई है 0.96% हुई है। लेकिन कहाँ 0.96% और कहाँ 30%, कहीं कोई मेल ही नहीं है। तो इसको लेकर स्थिति केंद्र को भी साफ करनी चाहिए। बेवजह टारगेट नहीं बनाना चाहिए। राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसका ये मतलब नहीं। लोगों के देखिए जो निगेटिविटी आती है लोगों को ये लेकर, क्योंकि लोगों को ये मानना है कि हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, वैक्सीन लग नहीं पा रही है, हमको 4-4, 5-5 दिन बाद का नंबर मिल रहा है और उसके बाद जब जा रहे हैं तो भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और जो वैक्सीन है उसको सरकार खराब कर रही है। ये निगेटिव इंपैक्ट जाता है। ये सोचने वाली बात है कि इस प्रकार की बातें क्यों फैलाई जा रही है। ये अगर बात अगर गलत है तो इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, राज्य को भी केंद्र को भी। और दोनों को देखिए, आपसी सामंजस्य के पहले कुछ नहीं हो सकता। राज्य और केंद्र के मिलकर काम करने के बगैर एक दूसरे को और नीचा दिखाने की कोशिश इस तरह से होगी तो ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम कहीं ना कहीं खटाई में पड़ सकता है। इस बारे में दोनों ही सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा आदित्य, और आपसी सामंजस्य और आपसी तालमेल अगर नहीं होगा तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित होगा और आम जनता बीच में परेशान होगी। आप बने रहे मेरे साथ, दीप्ति भी मेरे साथ बनी हुई है, डॉक्टर सत्यप्रकाश भी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में शुरुआत से ही वहां पे सियासत होती हुई आई है। लेकिन इन सबके बीच सोचने वाली बात तो यह है कि एक तरफ आप देश को अनलॉक करने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को आखिर वैक्सीनेट करने में भी तो समय लगेगा। इसकी आखिर ठोस रणनीति नहीं थी, ठोस प्लानिंग नहीं थी। जी करिश्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, कहिए अपनी बात। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो समस्या है वो उन राज्यों के साथ क्यों है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसा कि आपने देखा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो 26 तारीख को जो डाटा वैक्सीन वेस्टेज का जो डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, उसमें उसने कहा है कि जो झारखंड है उसने 3.2 अप्रैल माह में % वैक्सीन वेस्ट किया, इस माह में 6.4% किया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2.9 से 7.5, जबकि जैसा कि अभी हमारे नामदेव जी ने कहा है कि वहां पर वैक्सीन का जो रिसेंट डाटा है वो 0.91% है। आप देखिए मध्य प्रदेश का भी उसमें डाटा है कि मध्य प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं वेस्ट करने में, उसमें भी पिछले माह उन्होंने 1.5% से 3.3% तक अभी वैक्सीन वेस्टेज किया है। लेकिन एक चीज पक्की आप मान के चलिए कि आज की डेट में केवल और केवल एक वही साधन है जो हमको तीसरी लहर से बचा सकता है। इसके बावजूद भी इस पर सरकार की एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि आपने देखा हो कि 60+ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है और नीचे के जो 18 to 44 और 45 to 60, तो ये सेंट्रल और स्टेट का मैटर बन गया है। ये सेंटर के पास दिया है इससे ऊपर का और नीचे का स्टेट के पास दिया है। वैक्सीनेशन में ये क्या दोनों राज्यों, दोनों सरकारों को ये कैसा इन्होंने क्या प्लान किया है। दूसरा, वेस्टेज पर एक बड़ा चीज आप समझिए, जैसे कोई वायल है वैक्सीन की, उस वैक्सीन की वायल में से 8 इंजेक्शन मान लो कि 8 लोगों को डोज दे दिए गए।
अब 2 डोज बचते हैं, उस समय में कोई आदमी नहीं है तो वो डोज रजिस्टर्ड आदमी को नहीं लग पा रहा है, केवल वेस्टेज उसी चीज का ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि सरकार को एक कोई ऐसा प्लान लाना चाहिए कि कुछ लोगों को वैक्सीन, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं या वो रैंडमली वहां आ गए हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके उनको वैक्सीन को लगा दी जाए, जिससे क्या होगा कि वैक्सीन का वेस्टेज नहीं होगा, कि वैक्सीन एक यहाँ पर संजीवनी बूटी की तरह है। अगर ये नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अभी 2000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था जिनको वैक्सीन लगा था, वैक्सीन के दोनों डोज लग गए थे। 2000 में से एक भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ, या एक आध दो हुए हैं तो वो सीवियर स्थिति में कोविड की में नहीं गए हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, अगर इन रिपोर्ट्स का अध्ययन करें तो ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन ही एक ऐसा साधन जिसके बचाया जा सकता है। इसके ऊपर दोनों स्टेट और सेंटर, दोनों गवर्नमेंट्स को बहुत सीरियस होना चाहिए और वैक्सीन किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मैं पक्का कहूंगा कि ये राजनीति सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो रही जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, हम आगे इसको भी अपने डिबेट में शामिल करेंगे। दीप्ति, कुछ एक ऐसी भी खबर सामने आई जिसको लेकर आज चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो कहा जा रहा है लोगों से आप अपने घरों में रहें, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की ही हम बात करें, खासतौर से इंदौर से वो तस्वीर सामने आई थी कि जहाँ पे कुछ कांग्रेसी नेता जन्मदिन मना रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधि किस प्रकार की नज़ीर पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? इन्हीं लोगों को, इन्हीं नेताओं को देखकर लोग अपने घरों में रह रहे हैं, इनकी बातें सुनते हैं, और जब ये इस प्रकार का उत्सव मनाते हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि कोरोना तो अब खत्म हो गया है। क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक एक्शन की बात नहीं आई है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है करिश्मा कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी इस तरह से गलतियां कर रहे हैं। और जिन जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया, और संजय शुक्ला जो है पूरे कोरोना काल में जब इंदौर पिक पे चल रहा था, जब कोरोना की लहर पिक पे थी, तो वो लगातार जो है उनका काम था कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा रहे हैं, हम इंजेक्शन अरेंज करा के दे रहे हैं, और उनको लगातार प्रशासन से भी शिकायत थी कि प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा। तो लगातार ये टसल पूरी कोरोना काल में चलती रही। उसके बाद उन्होंने बोला मैंने अपना पूरा एक अस्पताल तैयार कर लिया है, लेकिन प्रशासन उसे लेने को तैयार नहीं। तो कोरोना में जब इतना काम किया, आगे आके इतनी चीज़ें करी, तो फिर जन्मदिन मनाने के लिए इतनी भीड़ किस लिए? या फिर अगर समर्थक आए थे तो उनको मना करना था कि कोविड के समय में इस तरह से नहीं किया जा सकता। ये अकेले एक नेता की बात नहीं है इंदौर में करिश्मा। इंदौर में ज़्यादातर बड़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो उनके सांसद हैं वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके या उसको लेके वो आईसीयू में तक जाके उन्होंने लोगों को देने के बाद फोटो खिंचवाई और पता नहीं मतलब जो सोशल मीडिया पे उसको वायरल करवाई। तो इस तरह से केवल एक नेता की बात नहीं है, इंदौर में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह की चीजें और इंदौर एक ऐसा देखने में आ शहर रही हैं दीप्ति जहाँ पे मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार की लापरवाही बरत रहे हैं, खासतौर से नेतागण। आदित्य, आपके पास आना चाहूंगी, समय की भी कमी है मेरे पास। आदित्य से रिएक्शन ले लेते हैं। आदित्य, जिस तरीके से डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने एक सवाल यहाँ पे उठाया कि जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे ऐसे हालात हो रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर सियासत हो रही है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो डेटा आया है वो तो यही कहता है। झारखंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो वेस्टेज सबसे ज़्यादा कर रहा है 0.95% है 45 प्लस वाला वेस्टिंग, और जो 18 प्लस का है वो खाली 0.29% वेस्टेज अभी तक आया है वैक्सीनेशन पे। तो सीधी बात है, जब इतना वेस्टेज आया है तो आप 30% कहाँ से बता रहे हैं? निश्चित तौर पर राजनीति है। करिश्मा दीदी, देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी इशू था जिसमें अभी हो सकता था डिस्कशन हो, शायद टाइम की कमी नहीं हो पाया डिस्कशन, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो 29 मई को जिनको पहला डोज लगा था वो 29 अप्रैल को उनको दूसरा डोज लगना है। वो अभी तक जो है हमारे पास वैक्सीन अब जो है केवल 50,000 बची, मतलब आज की डेट में आज रात तक वो वैक्सीन खत्म हो जाएगी। अगर कल तक वैक्सीन नहीं आती है तो फिर वही दिक्कत है, क्योंकि देखिए कोविशील्ड में तो आपने 84 दिन का समय दिया, लेकिन कोवैक्सीन आपको 28 दिन के बाद लगनी है, वो वैक्सीन आपके पास है ही नहीं। और जो 29 तारीख को जिनको लगनी है तब तक वैक्सीन नहीं, क्योंकि 2 दिन लगता है जगदलपुर पहुंचने में, बीजापुर पहुंचने में। अगर वैक्सीन आज और कल दोपहर तक नहीं आई तो निश्चित
तौर पर और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वेस्टेज हो रही है नहीं हो रही है राजनीति का सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए, वैक्सीन तो भेजिए। वैक्सीन ही नहीं है 18+ के पास तो आप क्या बात करेंगे बताइए। जितने लोग एनरोल हो रहे हैं उसमें से 10% को भी आप वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। 50-60 हजार रोज आप वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन आपकी जो है वो खत्म हो जा रही है, क्योंकि भेज आप रहे हैं 1.5 लाख, फिर 2 लाख, इतने में होगा क्या? जब रोज 50,000 की खपत आपको मालूम है तो उस हिसाब से वैक्सीन आनी पड़ेगी। बाकी की राजनीति आप बाद में कर लीजिए, पहले 18+ को वैक्सीनेशन का डोज तो पहुंचा दीजिए। ये सब राजनीति तो समय के हिसाब से होते रहेगी, लेकिन अभी ये सब राजनीति करने का समय नहीं है। ये दोनों ही सरकारों को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। साथ ही दीप्ति मेरे साथ जुड़ी हुई थी भोपाल से, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार है कोरोना की रोकथाम के लिए, तो दूसरी तरफ सियासत काफी गरमाई हुई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वैक्सीन पहुंची नहीं है, एक स्टॉक लिमिट के हिसाब से वहां पे वैक्सीन पहुंची नहीं है। और जिस तरीके से डिबेट पे एक चर्चा, एक विषय ये उठा कि छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्य जहां पर वैक्सीन का जो सप्लाई है वो उतना नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पे असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन वक्त है आपसी तालमेल का, और इसी तालमेल के चलते ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन पर जोर देना। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी रहेंगी।